पहली बार ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, फिर से बहुत स्वागत है। और आज 6 दिसंबर है, और जो 6 दिसंबर है, और कहते हैं और हम सभी को पता है कि जो दिसंबर होता है वो पूरे के पूरे साल का सबसे अंतिम महीना होता है। जब ये पूरा अंतिम महीना होता है तो हमारे अंदर में कुछ ना कुछ गिल्ट रहता है। मुझे नहीं पता आप सभी किस तरीके से देखते हैं, पर कभी ना कभी मेरे अंदर में ना दिसंबर जब आता है तो मैं एक्साइटेड भी होती हूँ, प्लस साथ में कुछ गिल्ट भी रहता है, क्योंकि हर किसी का जो भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप सभी का पूरे के पूरी जिंदगी में हर एक साल का एक टारगेट होता है। तो 2023 का कोई ना कोई टारगेट आपका होगा। वो हो सकता है पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, बिजनेस का हो, पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, कुछ का भी हो, आपका एक गोल रहा होगा 2023 का पूरा। और 2023 को खत्म होने में बस मुश्किल से 24 से 25 दिन बाकी है, और ये 24 से 25 दिन के बाद ये पूरा का पूरा साल खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों के मन में गिल्ट होता है कि यार ये साल भी ऐसा ही चला गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप थोड़ी सी ताकत इस महीने में लगा सकते हैं तो हो सकता है वो गिल्ट को आप खत्म कर सकते हैं, और हो सकता है कि 2023 में ये 25 दिन में आप दिसंबर महीने के कारण 2023 को सबसे बेहतरीन साल अपना बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं 2016 के लास्ट में यानी कि 2017 के स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस को शुरुआत की थी। तो 2017 में जब स्टार्ट की थी, 2017 आज भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि उस साल में मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो डिसीजन पूरे के पूरे मेरे जीवन को बदल दिया। तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी मुझे गर्ल्स दिखी जो कि पहली बार मीटिंग में आई है, तो हो सकता है ये दिसंबर का महीना और ये लास्ट के 25 दिन आपके जिंदगी को बदलने वाले दिन में हो सकते हैं। और जो लोग पहले से इस सिस्टम में हैं, तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगी कि आप दिसंबर को एक अलग तरीके से देखिए। दिसंबर का महीना मेरे लिए बहुत खास है, मेरे लिए बहुत लक्की वाला महीना मैं मानती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो 2 बड़ी पिन आई थी वो मेरा दिसंबर के महीने में ही आया था। मेरा जो स्टार पल था वो भी दिसंबर के महीने में आया था, और मेरा जो इमरोल्ड का पिन क्वालिफाई हुआ था वो भी दिसंबर के महीने में हुआ था। तो कई बार साल का जो लास्ट का महीना होता है वो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी शुरुआत के रूप में आ सकता है, अगर हम सही से इसका इस्तेमाल करें तो ऑलरेडी 6 दिन खत्म होने वाले हैं, यानी कि यहां तक हमने वक्त को कहीं ना कहीं या तो गवा दिया है या तो इन्वेस्ट कर दिया है, डिपेंडिंग कि हमने कैसे यूटिलाइज किया है टाइम को। पर अभी भी हमारे पास जो 25-26 दिन है, और मैं सभी से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस 25 दिन में इतनी मेहनत करें, हम इतनी लर्निंग करें, हम इस तरीके से सीखें, अपने माइंडसेट को इस तरीके से डेवलप करें कि ये 25 दिन हमारे पूरे साल को अच्छा बना दे, और उसके लिए हम सभी को मेहनत करना है। और कहा जाता है कि कभी कभी व्हाट फील्स लाइक द एंड इज ऑफन द बिगनिंग। कभी कभी हमें लगता है कि अरे अब तो सब कुछ खत्म हो गया, वो सही में एक सही शुरुआत होती है। तो हो सकता है ये 2023 का लास्ट का 25 दिन आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब इस 25 दिन में हम क्या करेंगे उसके बारे में हम सोचे, एनालिसिस करें और एक अच्छा बेहतर कदम उठाएं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं जैसा बोल रही हूँ कि आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हूँ, और ये पहली बार मैं एक टॉपिक ले रही हूँ, और थोड़ा आज मैं नेगेटिव बात करने वाली हूँ। वो नेगेटिव बात ये है कि महिलाएं असफल क्यों होती है। हम सभी लोग बात करते हैं महिलाएं सफल हो जाएंगी, महिलाएं ऐसा है वैसा है, लेकिन आज का टॉपिक मैं थोड़ा डिफरेंट लेना चाहती हूँ कि महिलाएं असफल क्यों हो जाती हैं। और ये चीज टॉपिक लेने के लिए ना सिर्फ आरसीएम का पूरा एक्सपीरियंस, बल्कि मेरे जीवन में जब से मैं थोड़ा सा समझने लगी हूँ, दुनिया को जानने लगी हूँ, जब से मैं आसपास चीजों को देखने लगी हूँ, तभी से मैं कुछ चीजें, सब कुछ को मैं सोच रही थी 2-3 दिन से कि ऐसा क्या होता है कि महिलाएं में इतनी कैपेबिलिटी है, महिलाएं में इतनी कैपेसिटी है, महिलाएं इतनी अच्छी इमोशनली इतना ज्यादा ऊपर रहती है, महिलाएं इतनी मल्टी टैलेंटेड है, महिलाएं का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, महिलाएं की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, महिलाएं अट्रैक्टिव होती है, महिलाएं रिश्ता संभालने में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो जैसे ही एक अनजान घर में भी जाती है ना, ससुराल में, वहां पे सब कुछ को संभाल लेती है। तो सोचिए नए रिश्ते को बिल्ड करने में, रिश्ते को संभालने में, एक साथ कई सारी चीजें करने में, सब कुछ में संपूर्ण है, फिर असफल क्यों है हम? फिर क्यों हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं? फिर क्यों हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं? फिर क्यों है कि हम घर की चार दीवारी में
बन के रह गए हैं? फिर ऐसा क्यों है कि हम कभी डिप्रेस, एंजाइटी में रहते हैं, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं जैसे हमारी एज बढ़ती है? ऐसा ये सब क्यों है? और ये सब कुछ को जानने के लिए, समझने के लिए मैं इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें सर्च की, और सर्च करने के बाद, कई सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर मैं एकांत में बैठी और मैं सोची कि आज तक मेरे जीवन में क्या हुआ है, आज तक मैं अपने आसपास में क्या चीजें को देखी हूँ। और ये सब देखने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा कारण, एक एक कारण पे ही बात करूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण मिला। बहुत सारे कारण होते हैं। लोग बोलते हैं समाज हमारा ऐसा है, पुरुष प्रधान समाज है, घर वाले आगे नहीं बढ़ने देते हैं, पति सपोर्ट नहीं करते हैं, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं, परिवार सपोर्ट नहीं करता है, बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज हम उन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि हमें उसी चीज पे डिस्कशन करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। समाज को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अपने आसपास के सभी लोगों की सोच को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो चीज हमारे कंट्रोल में है, अगर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, हम उसको बदलाव में लेके आएंगे, तो फिर हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और ये सब सोचने के बाद एक बहुत बड़ा कारण मुझे दिखा, वो था कि महिलाएं अपने में ही एक दूसरे से बहुत कंपटीशन में रहती है। महिलाएं अक्सर एक दूसरे से कंपेयर करती रहती है। महिलाएं एक हमेशा एक दूसरे को देख के थोड़ा सा जलन भावना आता है। अगर आप किसी पार्टी में भी जाए ना, तो आप हमेशा हम महिलाओं को देखते हैं, वो ज्यादा सुंदर लग रही है क्या, उसके बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं क्या, उसका ड्रेस ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या, उसके हस्बैंड ज्यादा अच्छे हैं क्या, वो ज्यादा अमीर है क्या, वो उसका चलने का स्टाइल अलग है क्या, लोग उसके आसपास कुछ ज्यादा है क्या। और हम इस तरीके से हमेशा अपने अंदर से ही अपने आसपास की महिलाओं से जलते रहते हैं। और ऐसा लड़कों में नहीं होता है, ये महिलाओं में स्पेशली है, ये नेचुरल आता है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया, पर भगवान बहुत सारी खूबी डाले ना, तो एक चीज मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा दे दी और बोले कि इससे तुम्ही को ही लड़ना है। अक्सर मैं देखी हूं, मैं अपना 9th 10th 11th 12th सारा का सारा जो मेरी स्कूलिंग हुई है, वो गवर्नमेंट स्कूल में तो हुई, पर गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में हुआ। और सब स्कूल में, जब मैं सरकारी स्कूल में थी और वहां पे एक एक बैच में 300 400 लड़कियां पढ़ती थी ना, तो मैं देखती थी एक लड़की दूसरे से बहुत चल रही है। वो दूसरे के ड्रेस पे, दूसरे के पढ़ाई पे, दूसरे के बुक्स पे, दूसरे के टिफिन पे, दूसरे के साइकिल पे, दूसरे के घर पे, और सब पता नहीं दूसरे के दोस्तों पे। हमेशा एक ग्रुप पिक हो जाता था, 4 5 ग्रुप बन जाता था, उस ग्रुप में एक दूसरे का टांग खींचना बहुत सारा होता था। जबकि लड़कों का ऐसा नहीं होता। अगर किसी पार्टी में 2 महिलाएं सेम ड्रेस पहन के चले जाए ना, तो दोनों एक दूसरे को देख के मुंह खींचती है। लेकिन वही पार्टी में 2 लड़के अगर सेम ड्रेस पहन के जाए, तो जाके गले मिलते हैं कि हाँ भाई, सेम सेम हो गए हम। और ये अंतर है, और ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हम महिलाएं एक दूसरे की टांग खींचने में इतना ज्यादा व्यस्त हैं, इतना ज्यादा व्यस्त हैं, कि हमें समय ही नहीं मिलता कि हम खुद पे काम कर सकें। हमें समय ही नहीं मिलता कि हम खुद की लर्निंग पे ध्यान दे सके। हमें समय ही नहीं मिलता कि हम देख सके कि अपने अंदर क्या कमी है। और ज्यादातर महिलाएं इसमें पूरा अस्त व्यस्त है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हम सब खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जेलेसी है, ये जो जलन है, ये बहुत बड़ा कारण है कि एक महिला दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देती है, एक महिला दूसरे की टांग खींचती है, एक महिला बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी एक दूसरे से कंपेरिजन में बीत रही है। हम कंपेयर कर रहे हैं हमेशा दूसरी महिलाओं से, और यही कारण है कि हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि जो जेलेसी होती है वो एक मेंटल कैंसर है, दिमागी रूप में एक कैंसर है। और हम सभी को पता है कि कैंसर एक बार जब एक हद से गुजर जाए, तो उसका इलाज नहीं है, वो ना इलाज हो जाती है। और ये जेलेसी, जलन जो है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है हम महिलाओं के पीछे होने में। आप सोचिए ना, जितने भी सीरियल हमारे टीवी पे आते हैं, मैं तो ज्यादा नहीं देखती हूँ, पर मुझे पता है जितने भी सीरियल्स आते हैं ना, वो इसी में आता है। ये इससे जल रहा है, वो उससे जल रहा है, वो उसका टांग खींच रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसी में पूरी की पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है इसमें। और हमें इससे बचना पड़ेगा। और कहा जाता है कि हमारे समाज में महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल से आज थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। मैं जब ट्यूशन पढ़ने जाती थी 9th 10th में, तो जब 9th 10th में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि कभी कभी ठंड के टाइम पे, जैसे अभी ठंड का टाइम है, और अभी क्या है, 5 बजे ही शाम हो जाती है, लगभग 5 बजे के टाइम पे ही अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो पहले जब गर्मी के टाइम पे 5 बजे आते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन जैसे ही ठंड आती थी ना, मैं 5 बजे जब साइकिल से लेके आती थी ट्यूशन में, जैसे ही अपने घर में एंट्री कर रही होती थी, 4 महिलाएं आ जाती थी और मेरी मम्मी को बोलती थी, अरे मधु अभी आई है, अरे मधु इतना लेट से आई है, इतना रात को आई है, अंधेरे में आई है।
मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि मेरे आसपास के अंकल आके कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आसपास की आंटी आके जरूर बोलती थी कि मधु ऐसा करती है, मधु लेट से आती है, मधु को क्यों इसे बाहर भेजते हो। तो महिलाएं महिला का दुश्मन है। जब किसी घर में कोई लड़की नई शादी करके आती है ना, तो सबसे ज्यादा उसका टांग कौन खींचता है? उस घर का पुरुष कभी नहीं खींचता, उस घर की स्त्रियां खींचती है। इसका मतलब क्या है? हम महिला ही महिला का सबसे बड़ा दुश्मन है, और हम महिला ही महिला को सबसे ज्यादा नीचे गिरा रहे हैं। और ये सभी फील्ड में होता है। पर थैंक गॉड कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं हूं। थैंक गॉड मैं किसी जॉब में नहीं हूं। थैंक गॉड मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूं जहां पे हमारा काम ही है कि जब हमारा डाउनलाइन बढ़ता है तब हम बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं इस कारण से ये भावना यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक गॉड हम आरसीएम जैसे सिस्टम में है। थैंक गॉड हम ऐसे सिस्टम में जहां पे जेलेसी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे आसपास में दूसरी टीम भी है, जब तक उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तब तक उस एरिया में माहौल नहीं बनेगा, और माहौल नहीं बनेगा तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो एक जो बहुत बड़ा कारण होता है जो महिलाओं को नीचे लेके जाता है, वो कारण अपने आप डायरेक्ट सेलिंग में खत्म होते जाता है, क्योंकि यहाँ पे जलन नाम की चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे सबका भला होगा तभी आपका भला होगा, सबका अगर पेमेंट बनेगा तभी आपका पेमेंट बनेगा, सबका गोल्ड पिन क्वालिफाई होगा तभी आपका रॉयल्टी से ऊपर के पिन पे आप टेक्निकल पे जाएंगे। अगर आपको डायमंड बनना है तो आसपास के बहुत सारे लोगों को रूबी सफायर स्टार सफायर बनाना पड़ेगा, तब जाके ऊपर जाएंगे। और ये चीज डायरेक्ट सेलिंग में एक अनोखी है, और यही कारण है कि यहाँ पे महिला बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अदरवाइज किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, इनफैक्ट एक छोटा सा स्कूल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक स्कूल में जहां पे अगर 10 महिला टीचर है ना, उस 10 महिला टीचर में 3 गुट बन जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सबका अलग अलग होता है, सब एक दूसरे का टांग घिसने में लगे रहते हैं। और ये महिलाओं का नेचुरल प्रवृत्ति है, नेचुरली है, लेकिन हमें इसको धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों से थोड़ा एक सवाल पूछना चाहती हूँ बस। अब ये सवाल पूछना चाहती हूँ और आप आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स देखूंगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे बीच में हूँ, मेरा नाम मधु है, आप बीच में देख पा रहे होंगे, ये लड़की जो है ये मैं हूं मान लीजिए, और मेरा जो मार्क्स है वो 80% आया है। और यहाँ पे गीता है और यहाँ पे सीता है। सीता का जो नंबर है वो 78% आया है। मेरा कितना है? 80%। सीता का कितना है? 78%। और गीता का जो है वो है 90%। अब मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे अंदर जलन की भावना आएगी तो मैं किससे जलूंगी? गीता से या सीता से? फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, मैं किससे जलूंगी? गीता से या सीता से? गीता से या सीता से? कोई सीता क्यों नहीं लिख रहे हैं? सब गीता गीता लिख रहे हैं, क्यों? गीता सीता से मैं क्यों नहीं जलूंगी? 90% वाले से जलूंगी। ये कहानी है जब मैं अपने 9th-10th में थी, और उस टाइम पे कुछ लोग थे जो मेरा टांग घिस रहे थे, और मैं बहुत परेशान होकर अपने मैथ्स वाले टीचर के पास गई थी, और मैं सर को बोली थी कि सर देखिए ना, मैं इतना मेहनत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी ये लोग मेरे बारे में क्या क्या बात करते रहते हैं, किस तरीके से बोलते रहते हैं, मैं क्या करूं? तो सर बोले थे कि मधु, ये वाला एग्जाम्पल मुझे दिए थे, बोले थे मधु तुम किससे जलोगी? मैं बोलेंगी ऑब्वियसली 78% वालों से क्यों जलूंगी? वो तो मेरे से कम मार्क्स लेके आई है ना, तो मैं उससे क्यों जलूंगी? मैं तो उससे जलूंगी जो कि मेरे से ज्यादा मार्क्स लेके आया, मतलब मैं गीता से जलूंगी। तो मेरे सर ने बहुत बड़ा लेसन मुझे दिया था उस दिन। बोले थे कि मधु, इसका मतलब ये है कि आदमी हमेशा अपने से ऊपर वालों से जलता है, हमेशा अपने से बेहतर से जलता है, हमेशा अपने से ज्यादा कामयाब लोगों से जलता है। इसका मतलब क्या है कि तुम उनसे ऑलरेडी कामयाब हो, तो जश्न मनाओ, वो लोग मानते हैं कि तुम उससे बेहतर हो। इस तरीके से तुम्हें समझना होगा। और ये लेसन मेरे जिंदगी में 2 लेसन बहुत बड़े लेसन दिए। पहला लेसन कि अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा जलता है, कोई आपको टांग खींचता है, कोई आपको नीचे दिखाता है, कोई आपको बहुत बड़ा बुरा भला बोलता है, कोई आपको बोलता है कि बहुत आपके पीछे बुराइयां करता है, सब कुछ करता है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे बेहतर नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई भी आपसे बेहतर आदमी आपकी तुलना कभी अपने से नहीं करेगा। आपसे बेहतर आदमी कभी भी आपकी टांग नहीं खींचेगा। आपसे बेहतर आदमी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि उसको क्या मतलब है, वो तो आपसे बेहतर है ना। आप जरा सोचिए, हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं वो कभी हमारी टांग खींचेंगे क्या? कैसा अजीब लगेगा ना अगर मैं बोलूं वत्स सर मुझसे जलते हैं। क्यों जलेंगे? वो नहीं जलेंगे। क्यों? क्यों? वो मुझसे हर एक चीज में बेहतर है। हाँ, लेकिन वो मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मुझे आगे लेके आएंगे, वो मुझे प्रमोट करेंगे, मुझे सिखाएंगे, मुझे मेहनत करना सिखाएंगे, और मुझे जब भी मैं नेगेटिव होंगी वो मुझे बचाएंगे। और ये दूसरा, पहला लेसन ये था कि मधु, जब तुमसे
कोई जले तो इसका मतलब समझ लेना कि तुम ऑलरेडी उससे ऊपर हो। और दूसरा चीज, जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी लड़की हूं, अगर मैं लड़की हूं और मुझे पता है कि लड़कियों में एक भावना जलन की हमेशा रहती ही रहती है, तो मुझ में भी तो ये भावना होगी। तो मैं उससे कैसे टैकल करूंगी? मेरे अंदर एक बुराई है, मैं उससे कैसे टैकल करूं? तो सर ने बताया था कि जब भी तुम्हारे अंदर जलन की भावना आए तो हमेशा ये ध्यान में रखना वो तुमसे बेहतर है। तभी तुम्हारे अंदर जलन की भावना आ रही है, नेचुरल है। तुम किसी से भी जल रही हो मधु, इसका मतलब वो तुमसे बेहतर है। तो तुम जलो मत, तुम सामना करो। तुम जलो मत, खुद को बेहतर बनाओ। तुम जलो मत, खुद पे काम करो। तुम जलो मत, खुद को निखारो, ताकि तुम या तो उसके बराबर जा सको या तो तुम उससे बेहतर जा सको। और जिस दिन वो 9th 10th क्लास की बात है, जिस दिन से मेरे अंदर ये भावना आ गई, और मैं उस दिन से बहुत बहुत खुद पे काम किया, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से ना जलूं। और मैं तो कोशिश करूंगी, बट एक्चुअल में नेचुरल है ना, आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं लड़की हूं। ये इनबिल्ड प्रॉपर्टी है। जैसे ही आप किसी को बगल में देखेंगे, इनफैक्ट आप लड़की को देखेंगे, तो आपके अंदर जलन की भावना आएगी। तो मुझे किसी भी, चाहे वो आरसीएम सिस्टम में हो, मेरे कॉलेज में हो, मेरे पड़ोसी में हो, मेरे रिश्तेदार में हो, मेरे कहीं पे भी हो, जैसे ही मेरे अंदर ये भावना आती है ना कि यार मैं उससे जल रही हूं, तो मेरे अंदर में फट से क्लिक करता है मधु, यानी कि वो तुमसे बेहतर है। मधु यानी कि वो तुमसे कुछ ना कुछ ज्यादा जान रही है। मधु यानी कि तुमसे वो किसी ना किसी क्षेत्र में ज्यादा है। जलो मत, काम करो। अभी जब अभिषेक भैया का प्रोग्राम हुआ था और उन्होंने बताया था, या तो आग लगा लो या तो उस आग में जल जाओ। आग लगाते हैं दिल में, और दिल में आग लगा के खुद को बेहतर बनाते हैं। और अगर हम इस पे बहुत अच्छा काम कर लिए हम, तो फिर बहुत ज्यादा आगे जाएंगे और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना होती है। तो ये सबसे पहला कारण है, और इस कारण पे हमें काम करने की जरूरत है, और जितना जल्दी काम करेंगे उतना अच्छा होगा। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत अच्छी कोटेशन है। उस कोटेशन में बोलते हैं कि हमें अपना आदर्श तो यही रखना होगा कि हम मित्र की घटिया रचना को, जो हमारा दोस्त है, हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे जो साथ रहते हैं, हमारे पास जो रहते हैं, जो हमारे साथ में खेलते कूदते लोग रहते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं, हम उसकी गलतियों को झांपते रहते हैं। हम हमेशा उसको बोलते हैं कि नहीं, उससे गलती नहीं हुई, ऐसा हो गया। और जो हमारे दुश्मन होते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिससे हम जलते हैं, वो कितना भी बेहतर काम कर ले, हम उसमें घटियापन निकालते रहते हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन की ये बहुत अच्छी कोटेशन है, और इसको मैंने मोबाइल में सेव करके रखा है। और जब भी मेरे अंदर कुछ नेगेटिव भावना आता है, तो मैं इसको खोल के कम से कम 4-5 बार पढ़ती हूँ। और वो यही है कि हमें अपना आदर्श, हमें अपना विचार, हमें अपना आइडियल तो यही रखना होगा कि हम अपने मित्र की, अपने करीबी मित्र की घटिया रचना को भी घटिया कह सके, उसके घटिया काम को घटिया कह सके, वो अगर गलत है तो उसको गलत कह सके। और जो हमारा शत्रु है, जो हमारा दुश्मन है, जिसको हम पसंद नहीं करते, उसकी उम्दा रचना को उम्दा कह सके, उसके अच्छे काम को अच्छा कह सके, उसके अच्छी चीजों को अच्छा कह सके, और उससे भी हम सीख सके। ये बहुत अच्छी बात है जो हमें समझना होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एक बहुत अच्छा बात है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब आप पीके मूवी देखेंगे ना, तो पीके मूवी में आमिर खान के पास एक अलग से ताकत होती है। वो जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, उसका भाषा उसको आ जाता है, उसके बारे में वो जान जाते हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि हमें ना पीके की तरह बनना चाहिए इस चीज में, कि हमारे सामने जो भी आए ना, हम उसकी अच्छी चीजों को ले सके। हम जैसे उनके पास खड़े हो, उनसे बात करें, उनसे ये करें, तो हमेशा हम लर्निंग मोड में रहें और हम उनसे कुछ सीख सके। और जब आप सीखते जाएंगे ना, तो फिर आप बहुत बेहतर होते जाएंगे, बहुत आगे जाते जाएंगे। एक रामायण का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से वो राजा बलि का है। राजा बलि जब भी लड़ाई लड़ते थे ना, तो वो अपने दुश्मन की भी आधी शक्ति अपने में ले लेते थे, और वो दुगनी ताकतवर हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि हम अगर ऐसा बन गए ना कि हमारे सामने जो दुश्मन है ना, हम उससे भी अच्छी चीजें सीख ले। हमारे अंदर जो, हमारे सामने जो, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं ना, उससे भी कुछ ना कुछ सीख ले और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, तो कितना बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं। लेकिन ये तब जा सकेंगे हम जब हम लर्निंग मोड पे रहेंगे। और मुझे हमेशा, इसलिए जब भी कोई सामने आता है ना, आप देखिए सामने में आपसे बड़ी पिन का हो, आपसे छोटी पिन का हो, आपसे नया हो या किसी दूसरे इंडस्ट्री का हो, आप सबसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो सीखने का एटीट्यूड हम में होना चाहिए। और मुकेश कोठारी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर सीखने वाला आदमी चाहे तो नाली में पड़ा हुआ शराबी से भी सीख लेता है, और सीखने वाला अगर नहीं हो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा से बड़ा प्रोफेसर भी उसको नहीं सिखा सकता है, एकदम नहीं सिखा सकता है। तो हम लर्निंग मोड पे रहें, अपने अंदर से ये भावना निकाल दे। जब भी ये भावना आए कि हमारे अंदर जलन आ रही है, तो हमें ये देखना होगा, इसका मतलब वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे आगे है,
और हमें अपनी काबिलियत को निखारना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, और इस बिजनेस में बहुत सारी चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, फ्रीडम इज नॉट फ्री। आजादी आसानी से नहीं मिलता, यू हैव टू पे प्राइस ऑफ इट। फ्रीडम इज नॉट फ्री। हमें हर चीज की फ्रीडम चाहिए ना। हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और खासकर आश्रम में आते हैं तो हम इस चीज से आते हैं कि हमारी जो बाउंडेशन है, हमारी जो जंजीरें बंधी हुई है, चाहे हमारी सोच पे हो, हमारी थिंकिंग पे हो, और हमारी बहुत सारी चीजों पे है, उन सभी को तोड़ के हम आगे बढ़ सके। हम फ्रीडम की बात करते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, समय की आजादी, पैसे की आजादी, सोचने की आजादी, कहीं रहने घूमने की आजादी, सब कुछ से हम आजाद होना चाहते हैं। पर ये आजादी फ्री में नहीं मिलती, ये आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। इस आजादी के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। कहते हैं कामयाबी दो चीज आपसे मांगती है। कामयाबी का दो चीज आपको देना ही पड़ेगा। पहला, आपको दर्द सहना पड़ेगा, और दूसरा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किस किस से चाह सेक्रीफाइस? लोग बोलते हैं कि अच्छा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर हम इस बिजनेस में तो आए ही इसलिए ताकि हमें सेक्रीफाइस ना करना पड़े। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से सुनी हूँ, कोर लीडर से, कि आपको जिंदगी में आने वाले टाइम में सेक्रीफाइस ना करना पड़े, उसके लिए आज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? हमारी बुरी आदतों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमारी जो गलत सोच है, मेरी जो गलत सोच है, जो हम किसी से जलते हैं, उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमारी अच्छी नीयत हमें लानी पड़ेगी। हमारे अंदर का कुछ ऐसा है, झूठ है, प्रेम है, किसी से जलते हैं, किसी को नीचा गिराने की बात करते हैं, या किसी के बारे में कहते हैं हम लोग, बहुत महिलाओं के लिए एक वर्ड है चुगली करना, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना, वो सब कुछ को त्यागना पड़ेगा। हम लोग घंटों गुजार देते हैं ये बताने के लिए कि उसकी सास की, बहू की सास ने क्या किससे क्या किया। वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और वो सब छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये सब प्राइस चुकाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब लगता है, और ये मुझे स्टार्टिंग से ही हुआ, मैं आज तक कहीं भी खुल के किसी पे को नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी क्या हुआ था मेरे साथ। जैसे ही मैं बिजनेस में आई थी, आरसीएम बिजनेस को करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप बहुत अलग अलग जगह सेमिनार अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सब कुछ अटेंड करते हैं। तो मैं अटेंड करने के लिए जाती थी ना, तो कई बार बहुत सारे लीडर मुझे बोलते थे, अच्छा ये तो बहुत अच्छी लीडर है, नहीं है उसके तरह बनेगी, और एक नाम दिया जाता था, कोई एक फीमेल लीडर का नाम लिया जाता था, तुम इसके तरह बनना, तुम इसके तरह बनना, तुम इसके तरह बनना। और तभी मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैं थी, तो मुझे हमेशा ये लगता था मैं उनके तरह क्यों बनूंगी, मुझसे ये उम्मीद क्यों की जा रही है कि मैं उनके तरह बनूं। हो सकता है मैं उससे बेहतर बन सकती हूँ, हो सकता है मैं उससे बेहतर नहीं बन सकती हूँ, आप ये क्यों बोलते हैं। और आज तक मैंने किसी भी, मेरे टीम में बहुत सारे मेल हैं, बहुत सारे पुरुष साथी हैं, कोई पुरुष साथी को क्यों नहीं बोलता कि आप मुकेश कोठारी की तरह बनना, आप डी कुमार सर की तरह बनना, आप इनके तरह बनना, उनके तरह नहीं बनना। ये सबके साथ होता है। पुरुष को कोई नहीं बोलता कि तुम उसके तरह बनना, पर महिलाओं को अक्सर कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा समाज भी हमें कंपेयर करता है, और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप किसी को ये अधिकार मत दीजिए कि कोई आपको कंपेयर करे। और ये चीज मैं देखी, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गई थी, बहुत सारे पेरेंट्स आते रहे थे, और वो अपनी बेटी को दिखा के बोल रहे थे कि मुझे ना इनको आपकी तरह बनाना है, मुझे इनको मधुसूदन की तरह बनाना है। मैं उनको देख के बोलती थी क्यों बनाना है, ये मुझसे बेहतर बन सकती है, क्योंकि आपको जो मधुसूदन दिख रही है ना, ये जो मैं दिखा रही हूँ वो आपको दिख रही है, मतलब मैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही दिखाऊंगी ना। मुझ में कितनी बुराई है ये मेरी मम्मी से पूछिए, ये मेरे पिताजी से पूछिए, ये मेरे अपलाइन से पूछिए, ये मेरे भाई बहन से पूछिए। मेरे भाई बहन अक्सर बोलते हैं कि तुम जिस तरीके की हरकतें करती हो ना, तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को दिखा देना तो भरोसा नहीं होगा कि ये मधुसूदन है। तो आपको मैं जो दिखा रही हूँ ना, वो आपको लगता है मधुसूदन हूँ, लेकिन असली की मधुसूदन मेरी मम्मी को पता है, मेरे पापा को पता है, मेरे भाई बहन को पता है, और खासकर मेरे अपलाइन को पता है कि मैंने कितना नखरे किए इस बिजनेस को करने में। तो आपको मेरी गलती, आपको मेरी वो सब नहीं पता, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को मेरे तरह मत बनाइए। आप अपने बच्चे को पंख दीजिए ताकि वो अपने से बना सके। और मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आप कभी भी एक फीमेल लीडर दिखे तो दूसरे फीमेल लीडर से आप उसको कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए। और मैं इसके बहुत खिलाफ हूं, और अक्सर मैं ये चीजें करती रहती हूँ। पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे खुल के मैं बात कर सकूं। तो ये फ्रीडम फ्री नहीं है, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात होगी जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, वो तब होगा जब एक महिला को सपोर्ट करेगी, जब हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी से जलन भावना नहीं रखेंगे, किसी को नीचे गिराने में काम नहीं करेंगे, हम सबके हाथ को पकड़ के हम निकालेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे दिखा था, वो दिखा था अपराजिता टीम में।
जब मैं नीचे में थी ना, मैं थोड़ी लेट हो गई थी, मैं सबसे नीचे में थी, सबसे पीछे थी, जितनी अपराजिता जा रही थी ना, सब बोल रही थी मधु चलो, मधु चलो, मधु चलो। इतनी ज्यादा वहां पे टेंस स्थिति थी कि स्टेज पे जाना है, टाइम मैनेज करना है, सब लोगों को आगे जाने का होना चाहिए, पर सब लोग मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे कि मधु चलो स्टेज पे। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों अपराजिता आज अपराजिता है, क्योंकि उसमें ये भावना है, उनमें ये भावना है, जहां पे वो किसी का हाथ नहीं छोड़ती है, जहां पे वो सबको साथ लेके चलती है। आपको नहीं पता यहाँ पे इतनी सारी जो महिलाएं हैं ना, कितनी टीम से बिलोंग करती है, और कितनी सारी ऐसी अपराजिता है जिनको पता भी नहीं कौन किन की टीम की है, पर कोई भी महिला एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ती है। और मैंने देखा है कि जो हमें इनबिल्ड एक बुराई है ना, जलन, ईर्ष्या, जेलेसी, उन सभी से ये महिलाएं बहुत ऊपर उठ चुकी है, इसीलिए आज ये अपराजिता है। बहुत सारे लोगों, जब ये एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे थे कि मैडम ये अपराजिता के लिए क्या करना होता है। मेरा मन तो यही बोल रहा था कि आपको अपराजिता बनने के लिए सबसे पहले महिलाओं को उठाना होता है, और ये 1 PM का प्रोग्राम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। तो आज का जो प्रोग्राम था उसमें मैं बस एक ही बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को मधुसूदन की तरह मत बनाइए, और ना ही किसी फीमेल लीडर के साथ आप कंपेयर कीजिए। कहते हैं सूरज है एक, चांद है एक, उसी तरीके से आप भी इस दुनिया में एक है। किसी को अधिकार मत दीजिए कोई ये कंपेयर करे कि आप किसके तरह बनना चाहो। आप हमेशा अपने तरह बनिए, आप हमेशा एक बड़े रूप में जाइए और एक बहुत बड़ा काम कीजिए। किसी को अधिकार मत दीजिए कि कोई ये बताए कि तुम इसके तरह बनो, और ये अधिकार मैंने भी देना बंद कर दिया है। मुझे मेरे तरह बनना है, मुझे मधुसूदन की तरह बनना है, मुझे और किसी की तरह नहीं बनना है। तो थैंक यू सो मच, आज की मीटिंग में इतना।